student, welcome back to Arud Academy, and in this video we will cover trigonometry functions of 11th class chapter number 3 of your NCERT book. First of all, we have to know what is the meaning of word trigonometry. The word trigonometry is derived from Greek word and those words are trigon and metron. यानी trigonometry word जो है ग्रीक के दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, trigon and metron. Trigon की मीनिंग होती है sides of triangle. Trigon, sides of triangle. और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट या मेजर, मापना या कैलकुलेट करना. यानी द होल मीनिंग ऑफ वर्ड ट्रिगोनोमेट्री इज द मेजरिंग द साइड ऑफ ए ट्रायंगल. यानी ट्रायंगल के साइड्स को जो मेजर करते हैं उसी को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं. जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था, ट्रिगोनोमेट्री जितना भी पढ़ा था, तो वहां पर आपने नोटिस किया था कि ज्यादातर जो है मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम जो है ट्रिगोनोमेट्री के वो राइट एंगल से रिलेटेड थे. राइट एंगल किसे कहते हैं? राइट एंगल जिसमें कि एक एंगल जो होता है आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है, और इस 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है उसे हाइपोटेनियस बोलते हैं. या हम ये भी कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस जो होती है राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है. और बाकी ये एक साइड ये बचा और एक ये साइड बचा, तो इनमें से एक साइड परपेंडिकुलर होता है और एक साइड बेस होता है. अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा साइड बेस होगा और कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा. वो एक हम एंगल पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं हमने ये वाला एंगल लिया होता है तो हम ये जानते हैं कि जिस साइड पर, जैसे कि यहाँ पर एक साइड है ये, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं नाम दे दूँ इस ट्रायंगल का ए बी एंड सी, तो बी सी लाइन पर 90 डिग्री एंगल भी बन रहा है और ये थीटा एंगल भी बन रहा है. तो इसका मतलब ये साइड क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा और ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा. अगर मान लेते, अगर यहाँ पर हम कोई एंगल ले लेते, मान लेते थीटा 1 ले लेते और इस एंगल के रेफरेंस में अगर हम लेते, तब उस टाइम ये वाली जो साइड है ये बेस हो जाती और ये वाला परपेंडिकुलर हो जाता. परपेंडिकुलर. तो ये तो हमने 10th में पढ़ा था. लेकिन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज नहीं होता, बाकी ट्रायंगल्स में भी हम यूज कर सकते हैं. नॉर्मल ट्रायंगल जो है, ठीक है, ए बी एंड सी, इस तरह के ट्रायंगल में भी हम यूज कर सकते हैं. तो ट्रिगोनोमेट्री कंसेप्ट का डेवलपमेंट ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया गया था. ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे कि आपके सर्कल, ट्रायंगल या किसी फिगर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, एंगल, साइड, इस तरह से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसे हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम कहते हैं. तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री कंसेप्ट का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है. और ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में आपका इंक्लूडिंग ट्रायंगल भी आ जाता है, बाकी सब भी आते हैं, सर्कल, रेक्टेंगल या बाकी जो भी लाइन एंगल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो ट्रिगोनोमेट्री में आ सकते हैं. और मेनली हमें क्या ट्रायंगल से रिलेट करना है, ठीक है. तो आगे ट्रिगोनोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट एंगल्स होता है और एंगल की डेफिनेशन आपने जो भी पढ़ी है इससे पहले. अब हम 11th में एंगल्स की एक मॉडिफाइड डेफिनेशन पढ़ेंगे और वो डेफिनेशन ये है कि एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट. ठीक है, मतलब क्या कि हमारे पास मान लेते हैं इनिशियली एक रे है, ठीक है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है यहाँ पर शुरुआत में, पहले इस पॉइंट पे, चलो इस पॉइंट का भी नाम हम लोग दे देते हैं क्या? O, ठीक है. अब ये जो रे है, रे किसे कहते हैं? रे एक ऐसी लाइन होती है जिसका एक ही एंड पॉइंट होता है. जैसे कि सन रे के बारे में आपने सुना होगा, सन रे, सूर्य की किरणें. तो इसमें क्या होता है? सनलाइट जो रेज ऐसे आते हैं तो पूरे यूनिवर्स में ही फैलती है. मान लो कोई लाइट ऐसे जा रही है, कोई रे ऐसे जा रही है, तो ये रे क्यों कह रहे हैं हम लोग इसको? क्योंकि इसकी एक पॉइंट हमें पता है ये शुरुआत कहाँ से हो रही है. कह सकते हैं ये एक एंड पॉइंट है, यहाँ पर ये खत्म है या यहाँ से शुरुआत कर रही है. लेकिन दूसरा ये कहाँ तक जा रहा है, ये इसका कोई अंदाजा नहीं है, इन्फिनिटी तक कहाँ तक जाएगा पता नहीं है. तो इसलिए इसको भी क्या कहेंगे? सन रे. तो रे एक ऐसी लाइन होती है जिसमें एक ही एंड पॉइंट होता है, दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता. तो मान के चलते हैं ये O एक रे है, इनिशियली ए पॉइंट पे है, और मान लीजिए ये रे जो है रोटेट होके एक पॉइंट बी पर पहुंच गई कुछ ऐसे यहां पर. तो जो ए से बी तक पहुंचा तो रोटेशन हम यहां से ऐसे देखेंगे. शुरुआत में ऐसे इनिशियल पोजीशन इसकी ये थी, ये क्या है? इसकी इनिशियल पोजीशन, यानी शुरुआती पोजीशन, इनिशियल पोजीशन. एंड ये जो फाइनली बी के पास पहुंच गया इसको हम लोग बोल सकते हैं कि फाइनल पोजीशन या टर्मिनल पोजीशन भी बोल सकते हैं, टर्मिनल पोजीशन. अब यहां से ये जो बना है, रोटेशन जो बना है, इसका जो मेजरमेंट होगा यही क्या होगा? एक एंगल होगा. ये क्या होगा? एक एंगल होगा,
ठीक है। अब यहां पर हम यहां देख रहे हैं कि जो डेफिनेशन से अगर इसको मिलाएं कि एंगल इज अ मेजर, यानी ये जो एंगल है एक मेजरमेंट है किसका, रोटेशन। रोटेशन यानी मतलब कि घूमना, किसका घूमना, ऑफ ए गिवन रे। गिवन रे हमें ये दिया हुआ था जिसका इनिशियल पॉइंट ए था, गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, यानी ये जो रे है अपने ही रे के इधर रोटेट होके इस पॉइंट पे पहुंच गई, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद ये जो रोटेशन हो रहा है इधर से इधर हो रहा है, यानी इस तरह का डायरेक्शन हम क्या बोलेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्यों, आप जानते हैं कि घड़ी जो है, घड़ी की सुइयां ऐसे 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 करके आती है। ठीक है, पहले यहाँ फिर यहाँ तो यहाँ, तो ये जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, रोटेशन जो है जस्ट इसके अपोजिट जा रहा है, तो ऐसे डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे ही जाएगा, क्लॉकवाइज में भी हो सकता है। तो क्लॉकवाइज का एग्जांपल हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये इनिशियल साइड हो गया, ठीक है, रे हो गया हमारा, इसका पोजीशन वही मान लेते हैं, वही ओ, ठीक है, इसका पोजीशन ओ मान लेते हैं और यहाँ पर ए हो गया। ठीक है। इस बार जो है टर्मिनल साइड, यानी जो ये ओ ए, इसका इनिशियल पोजीशन हो गया, इनिशियल पोजीशन यानी शुरुआती पोजीशन हो गया, और ये ओ ए जो है रोटेट होकर के मान लीजिए इस बार इस पॉइंट यहां पर आ गया, किसी पॉइंट सी पर। ठीक है। और यहां पर देखिए ये तो इनिशियल पोजीशन ये फिक्स है, और इस बार जो ये वाला जो साइड है ये इधर आ गया है, तो इस बार क्या हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। तो यहां पर भी एक एंगल बन रहा है, लेकिन मान लेते हैं यहां पर एंगल 1 थीटा 1 बना था, यहां एंगल थीटा 2 बना है। दोनों में फर्क क्या है, फर्क जानने से पहले इनके कुछ टर्म को याद कर लेते हैं। जो ये एंगल में हम देख रहे हैं दो साइड होता है, एक ये वाला साइड और एक ये वाला साइड। तो जो साइड इनिशियल पॉइंट होता है या जिसके अराउंड घुमा जाता है और रोटेट किया जाता है, तो उस साइड्स को हम लोग इनिशियल साइड कहते हैं, इनिशियल साइड कहते हैं। और जो साइड रोटेट करती है उसे हम लोग टर्मिनल साइड कहते हैं, टर्मिनल साइड कहते हैं, जो मूव करती रहती है, रोटेट करती रहती है। सेम यहां पर भी अगर देखें तो ओ ए ये इनिशियल पॉइंट है, तो यानी ये वाली जो साइड हो जाएगी एंगल की, ये इनिशियल साइड हो जाएगी ऑफ एंगल, इनिशियल साइड। ठीक है। और जो रोटेट होकर फाइनली यहां सी पॉइंट पे पहुंच गया, ये क्या हो जाएगा आपका टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। ये दो चीज आपको पता चल गई। अब यहां पर जो एंगल बना है और यहां पर जो एंगल बना है, जो कि यहां पर जो इसका रोटेशन है एंगल का, वो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो दोनों में जो एंगल बना है दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है कि जब भी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो तो यहां पर जो एंगल बन रहा है ये थीटा 1, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब कि ग्रेटर देन 0। ठीक है, ऑलवेज भी पॉजिटिव। लेकिन जब रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल नेगेटिव होगा, मतलब कि ये 0 से छोटा होगा, मतलब ये एंगल नेगेटिव मिलेगा। तो यहां से आपको एंगल का दो सेंस मिल गया, एंगल का दो सेंस मिला, मतलब कि दो तरह के एंगल हो सकते हैं, पॉजिटिव एंगल और सेकंड है आपका नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल आपको कब मिलेगा, किस तरह का रोटेशन होगा, जब आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज। और नेगेटिव एंगल आपको कब मिलता है, जब आपका रोटेशन जो है टर्मिनल साइड का वो किसके डायरेक्शन में हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। इसके आगे हम लोग, हमारे पास एक इनिशियल साइड ये O एंड A है। तो जैसे हम ये जान रहे थे कि अगर O A को ये इनिशियल साइड यहाँ रहता था, तो अगर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होकर अगर एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर चला जाता था तो इनका मेजरमेंट जो है वो एंगल कहलाता था। अगर मैं यहाँ से ये करूँ कि ये वाला जो एंगल है रोटेट होकर के
ये इस बार ना इस पॉइंट पे, ये कहाँ दोबारा से इसी पॉइंट पे मिल गया। तो मैं एंगल कैसे बनाऊंगा, जैसे यहाँ पर देखा था हमने कि जहाँ पर टर्मिनल साइड होता है इनिशियल साइड से वहाँ तक हम लोग मेजर करते हैं। तो यहाँ पर इस बार जो मेजरमेंट है वो कहाँ पर है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर दोबारा से यहीं चल जाएंगे। तो हमें पता है कि किसी सेंटर के चारों ओर अगर घूम के चला जाए तो यहाँ पर अगर डिग्री में बात करें तो कितना एंगल बनता है, ये आपको पहले से पता है कि सेंटर के चारों ओर 360 डिग्री का एंगल बनता है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं 2 × 180 डिग्री। और 180 डिग्री को हम लोग क्या जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन हो, ये स्ट्रेट एंगल होता है। 180 डिग्री क्या कहलाती है हमारी, स्ट्रेट एंगल। क्यों स्ट्रेट एंगल बोलते हैं ऐसे, क्योंकि हम जानते हैं कि 180 डिग्री जो एंगल है वो ऐसे कुछ बनता है। अगर यहाँ पर ये है तो अगर मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट है और ये रोटेट होकर के यहाँ बी पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक इसका एंगल कितना हो जाएगा, एक 180 डिग्री। तो एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है तो इसलिए 180 डिग्री को हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। या किसी प्लेन में हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस इसी प्लेन में है, और वाई एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। और अभी हमने क्या सीखा कि किसी पॉइंट के चारों ओर 360 डिग्री एंगल क्रिएट होता है, जनरेट होता है। अब 360 डिग्री एंगल अगर इस तरह पूरा जनरेट हो और इसको 4 हिस्से में बराबर में बांटा जाए तो ये आपको सब 90 डिग्री मिलेगा। ये यहाँ से यहाँ तक एंगल, ये भी 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक ये भी 90 डिग्री, ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी 90 डिग्री, यानी सारे जो एंगल हैं 90 डिग्री है। और 90 डिग्री को याद रखिएगा, 90 डिग्री एंगल को क्या हम लोग बोलते हैं, 1 क्वाड्रेंट। 1 क्वाड्रेंट यानी 1/4। अभी आप ही देख लीजिए ना, 360 डिग्री का अगर 19 निकालें तो एक कौन सा हिस्सा है, 4th पार्ट है इसका, यानी 4th पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पहला 90 डिग्री में ये जो रीजन आया है कौन सा, XOY, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसी तरह X'OY इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेम उसी तरह इसको क्या बोलेंगे हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड लास्ट 4th क्वाड्रेंट। और इसको आप इसी सीक्वेंस रखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा एंड ये 4th, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। बस ऐसे 3 सिस्टम है मेजरमेंट के, एक सेक्साडेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम, ठीक है, ब्रिटिश लोगों का ये इन्वेंशन था। दूसरा सेंटेसिमल सिस्टम जिसे हम फ्रेंच सिस्टम भी के नाम से भी जानते हैं, और थर्ड जो है सर्कुलर सिस्टम जिस पर हम सेक्साडेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम में क्या होता है कि इसमें राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उसके बाद हर एक एंगल की जो वैल्यू आती है वो 90 डिग्री आती है। कैसे, जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल का ये बना हुआ है, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है और ये दूसरा बी है। तो अगर मैं इसको इनिशियल साइड मान लूँ और ये आपका टर्मिनल साइड है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, ये दिया हुआ है। और इस 90 डिग्री को मैं 90 इक्वल पार्ट में अगर मैं इसको बांटना चाहूँ, डिवाइड करना चाहूँ वो भी इक्वल में, मान लीजिए फर्स्ट पार्ट, इस तरह सेकेंड पार्ट, ये इस तरह का थर्ड पार्ट, और इस तरह करते करते कहाँ तक 90 इस तरह के पार्ट्स हमको इसमें निकालना है। तो अभी आप ही सोचिए कि हर एक एंगल जो होगा वो कितने मेजर का होगा, कितने वैल्यूज की होगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर मैं राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में, राइट एंगल मतलब कितना, 90 डिग्री, और 90 डिग्री को 90 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ईच एंगल शुड बी इक्वल टू 1 डिग्री, यानी हर एक एंगल कितने के बराबर होगा, 1 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट इन सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है कि राइट एंगल इक्वली डिवाइडेड इनटू 90 पार्ट्स, 90 बराबर हिस्सों में हम इसको 90 डिग्री को यानी राइट एंगल को बांट देते हैं। देन ईच एंगल, बांटने पर क्या मिलता है हमें, ईच एंगल इज इक्वल टू
1 डिग्री, तो इसी को हम लोग 1 डिग्री कहते हैं। तो अगर 1 डिग्री हमें यहाँ पता चल गया, उसी के बाद और आगे भी इनसे कुछ रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि इफ 1 डिग्री इज इक्वली डिवाइडेड into 60 parts, into 60 parts, then each angle is equal to 1 मिनट। और मिनट को हम लोग इस तरह से शो करते हैं, इसी को हम लोग क्या कॉल करेंगे, 1 मिनट। ठीक है, इससे आगे और भी है कि if 1 minute is equally divided into 60 parts, again 60 parts, तो यानी 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में करेंगे, then each एंगल इक्वल टू 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड को यहाँ डबल डॉट से डिनोट करते हैं, इसको हम क्या कॉल करेंगे, 1 सेकेंड। अच्छा, यहाँ तो आपने समझ लिया होगा कि 1 डिग्री कैसे आया, क्योंकि यहाँ से ए से लेकर के बी तक पूरा एंगल 90 डिग्री था, और इसमें हमने 90 इक्वल पार्ट्स कर दिए, इस तरह 1 2 3 और इस तरह करते हुए कितने पार्ट्स, 90 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स के, तो हर एक एंगल की वैल्यू 0 डिग्री आए। सेम यहाँ पर भी अगर 1 डिग्री मान लीजिए ये है, यहाँ पर हमने क्या किया होगा कि 1 डिग्री मान लीजिए अगर ऐसा है, ये मान लीजिए ए, ये ओ, और मान लीजिए इस पॉइंट का पी पॉइंट है, और यहाँ का एंगल कितना है, 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री में इसी तरह इसमें भी कितना 60 पार्ट, अगर इसी तरह बांट दें इसको हम लोग, तो हर एक पार्ट की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, 1 मिनट के बराबर। और सेम उसी तरह जो 1 मिनट की वैल्यू मान लो इस तरह की जो भी आई आपकी, और उसमें फिर हमने 60 इक्वल पार्ट कर दिया, तो हर एक इक्वल पार्ट कितना मिलेगा हमको, 1 सेकेंड कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम है क्या, सेंटेसिमल सिस्टम है आपका, जिसे फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है। तो सेंटेसिमल सिस्टम में क्या होता है, इसमें वही सेम, जैसे इसमें राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया था, तो सेंटेसिमल सिस्टम में भी राइट एंगल को 100 पार्ट्स में, 100 इक्वल पार्ट्स में चेंज किया जाता है, और 100 इक्वल पार्ट्स में चेंज करने के बाद हर एक एंगल की जो वैल्यू आती है उसे हम 1 ग्रेड कहते हैं, 1 ग्रेड, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में 1 और जी ऊपर में लिखते हैं। और डिग्री में याद है ना कि जैसे इसमें हम लोग ऊपर में डिग्री लिखते थे, कब मिलता था ये, जब हम 90 डिग्री को यानी कि राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में चेंज करते थे। यहाँ पर सेम उसी तरह कि राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में चेंज करेंगे तो हमें 1 ग्रेड मिलेगा, जिसे ऐसे डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर भी इसका भी आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटेसिमल सिस्टम में कैसे रहा होगा कि भैया आपके पास ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए इनिशियल साइड हो गया O एंड A, और ये रोटेट होकर के फाइनली यहाँ पर पहुंचा पोजीशन B पर। तो रोटेट करने में एंगल का मेजर कितना आया, 90 डिग्री आया। अब 90 डिग्री आया यानी राइट एंगल है, 90 को राइट एंगल कहते हैं, और इसमें हमने हंड्रेड्स इक्वल पार्ट कर दिए, इसके एंगल्स में इस तरह के 100 बराबर पार्ट कर दिए। मान लो 1 से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक 100 तक गया, तो हर एक एंगल की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 1 ग्रेड के बराबर होगी। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 90 डिग्री अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 ग्रेड, ये भी कह सकते हैं। जबकि यहाँ पर क्या था, 90 डिग्री अपॉन 90 इक्वल टू 1 डिग्री। अच्छा, इसके बाद आगे भी है, तो हम लोग इसको सेंटेसिमल सिस्टम को डिफाइन करते हैं कि इन फ्रेंच सिस्टम, और वी कैन से centesimal system, right angle equally divided into 100 parts, then each angle equal to 1 grade. Again, when 1 grade is equally divided
इन 100 पार्ट्स, ये भी 100 पार्ट्स में है। इसमें सेंटेसिमल में सबको 100 पार्ट्स में ही बदलना होता है, जबकि आपको सेक्साडेसिमल में क्या था, पहले 90 में पार्ट्स में करना था और फिर देन 60 मिनट और सेकंड में, और इसमें तो सब में 100 पार्ट में डिवाइड करना है। तो जब 1 ग्रेड को आपने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, कैसे किया होगा, अगर मान लीजिए 1 ग्रेड अगर मान लीजिए इतना आया आपका, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 1 ग्रेड है। 1 ग्रेड कब आया था, जब 90 डिग्री को 100 इक्वल पार्ट्स में चेंज, और इसमें फिर से अगर हमने 100 हिस्से पार्ट्स 100 डिवाइड कर दिया, तो हर एक हिस्से की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 1 मिनट के बराबर। देन ईच एंगल इज इक्वल टू 1 मिनट, और आपको पता है मिनट में एक ही ऊपर डालते हैं, इसको क्या बोलेंगे 1 मिनट कॉल करेंगे। अगेन व्हेन 1 मिनट इज इक्वली डिवाइडेड मतलब क्या, इन 100 पार्ट्स, तो क्या मिलेगा, देन ईच एंगल जो उसकी वैल्यू 1 सेकेंड के बराबर होगी। 1 कॉल करेंगे इसे हम 1 सेकेंड। तो फिलहाल तो ये चीज जो आया है, ये चीज कैसे आया है 1 ग्रेड, जब हमने 90 डिग्री को 100 इक्वल पार्ट्स में चेंज किया तो कितना मिला 1 ग्रेड। और जब ये 1 मिनट कब मिला, जब हमें 1 ग्रेड को 100 पार्ट्स में चेंज किया गया। और ये 1 सेकंड कब मिला, जब हमने 1 मिनट को 100 इक्वल पार्ट्स में चेंज किया, यानी इसके बराबर हम लोग 1 सेकंड लिख सकते हैं। इसके बराबर होता है सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट रेडियन में किया जाता है, या ये कह सकते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन सर्कुलर सिस्टम इज रेडियन होता है। रेडियन मतलब क्या, कि अगर मान लीजिए अगर यहाँ आपका इस तरह का कुछ एंगल बन रहा है, मान लेते हैं हम लोग थीटा रेडियन बन रहा है, तो थीटा रेडियन बराबर आपका हो सकता है 2 रेडियन हो सकता है, या 3.5 रेडियन हो सकता है, या पाई रेडियन हो सकता है, या 24 रेडियन हो सकता है। तो रेडियन को ये जो ऊपर में आप सी देख रहे हैं, इसी तरह हम लोग एंगल में लिखते हैं। जैसे कि डिग्री में ऊपर में आप 0 टाइप का ऐसे दिखते हैं, तो रेडियन में ऊपर में सुपरस्क्रिप्ट में सी टाइप का लिखते हैं। तो ये 2 रेडियन है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ कि ये 1 रेडियन का 2 टाइम्स है, इसका यूनिट पार्ट निकालो तो 3.5 रेडियन क्या है, 1 रेडियन का ये 3.5 टाइम्स है। पाई रेडियन क्या है, 1 रेडियन का पाई टाइम्स है, पाई गुना है। और 24 रेडियन क्या है, 1 रेडियन का 24 गुना है। मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें 1 रेडियन आ रहा है। अगर हम 1 रेडियन को डिफाइन कर दें, हमें पता चल जाए कि 1 रेडियन एक्चुअली किसे कहते हैं, तो बाकी इन सब एंगल को क्या उतना टाइम्स करके हम निकाल सकते हैं आराम से। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि 1 रेडियन को डिफाइन करना। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन ये है कि द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब क्या कि एक रेडियन उस एंगल की वैल्यू है जो एंगल किसी सर्कल के सेंटर पे बन रहा है, वो भी किसके द्वारा, आर्क के द्वारा, और एक ऐसे आर्क की जिसकी लेंथ जो है उसी सर्कल के रेडियस के इक्वल है। इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। हमारे पास मान लेते हैं एक सर्कल है विथ सेंटर ओ, हम यहाँ पर हमने मान लिया है कि ये सेंटर है हमारा ओ है, ठीक है। और ये जो बाहर में ये देख रहे हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, मान लेते हैं सर्कमफ्रेंस सर्कल पर कहीं एक पॉइंट आ रहा है ए, इस पॉइंट पर, ठीक है। और इस ओ और ए को जब मैंने मिला दिया तो यहां से हमें रेडियस मिल गया, और मान के चलते हैं कि इस रेडियस ओ ए की जो लेंथ है वो आर है, ठीक है। हमने क्या बोला कि 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन इस सेंटर पे बना हुआ वो एंगल होता है जो किसी आर्क के द्वारा बनता है, और उस आर्क की लेंथ किसके बराबर होती है, रेडियस के बराबर। तो हम यहाँ सर्कल पर कोई आर्क ले लेते हैं, मान लो यहाँ से लेकर के हमने यहाँ तक ले लिया पॉइंट बी तक, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, रेडियस के बराबर, यानी आर ही है, ठीक है। और अब यहां पर देखिए, यहां से यहां तक ये आर्क है पूरा, ये कर्व जो दिख रहा है सर्कल पर ये आर्क है, और इस पॉइंट से हमने यहां पर एक लाइन खींचा और इसी बी पॉइंट से ओ को मिला दीजिए कुछ इस तरह से। तो जैसे हमने यहां पर मिलाया तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि एक एंगल तो बन रहा है भाई, रोटेशन हुआ है इस तरह का, क्लॉकवाइज में करेंगे पॉजिटिव मिलेगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 रेडियन किसे कहते हैं कि किसी सर्कल में जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है किसके द्वारा, बाय एन आर्क, और वो आर्क क्या है, ए बी है, और इस ए बी आर्क की जो लेंथ उतनी ही है जितनी की रेडियस है, इक्वल टू द रेडियस।
तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो रेडियन में वो 1 रेडियन कहलाएगा। साफ शब्दों में अगर हम ये कहें कि 1 रेडियन किसे कहते हैं, तो 1 रेडियन वो एंगल है किसी सर्कल के सेंटर पर जो कि किसी आर्क ने बनाया है, और उस आर्क की लेंथ उतनी ही है जितनी कि इसी सर्कल के रेडियस के बराबर। अगर मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का होता है और अगर हमने आर्क भी 5 सेंटीमीटर का लिया है, तब भी ये कितना 1 रेडियन ही बनेगा। या अगर हमने आर 10 सेंटीमीटर भी ले लिया है और आर्क जो है ये भी 10 सेंटीमीटर ले लिया है, तब भी जाकर के एंगल यहाँ पर 1 रेडियन मिलेगा। मतलब मिला के हम ये कह सकते हैं कि जिस सर्कल में रेडियस और आर्क सेम लेंथ का होगा और उसी सेम लेंथ के आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया है सेंटर पर, उस एंगल की वैल्यू 1 रेडियन होगी। ठीक है, तो जैसा कि हमारे पास थ्योरम है कि रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, ये हमें प्रूव करना है। लेकिन प्रूव करने से पहले हम ये चीज जान लेते हैं कि रेडियन को कांस्टेंट एंगल क्यों बोला जा रहा है। क्योंकि रेडियन जो है सर्कुलर सिस्टम में एंगल मेजरमेंट का यूनिट है। यूनिट मतलब क्या, कि जैसे कि अगर हम मास में अगर ले लें, मास में यूनिट ले लें इसका, तो इसका यूनिट क्या होता है 1 kg होता है। मतलब क्या है यूनिट का, कि अगर हम इसके आगे कुछ भी अलग मास का 5 kg 10 kg, ठीक है, या 13.5 kg की बात करें या हाफ kg की बात करें, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 5 kg है वो 1 kg का 5 टाइम्स है। यानी यूनिट जो है मास का उसका 5 टाइम्स है। 10 kg क्या है, जो मास का यूनिट है उसका 10 टाइम्स है। यहाँ पर भी क्या है 1 kg का 13.5 टाइम्स है, इतना गुना है। यहाँ पर कितना है हाफ kg, यानी 1 kg का आधा है। तो ये सब क्या है यूनिट से ही मेजर किया जा रहा है, यूनिट से ही कंपेयर किया जा रहा है। और अगर मान लीजिए, जैसा कि हम ये जानते हैं कि जो किसी भी क्वांटिटी का, ये मास क्या है एक क्वांटिटी है, ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी का जो यूनिट होता है वो कांस्टेंट होता है। और अगर ये कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब कि अगर 1 kg की वैल्यू चेंज होती रहती, तो हमें ये जो 5 kg 10 kg सब वैल्यू मिल रही है, ये हमेशा फिक्स नहीं मिलता, ये बदलता रहता। मतलब हमें एक्यूरेट वैल्यू कभी भी नहीं मिलने वाला था। इसलिए ज़रूरत क्या है कि किसी भी क्वांटिटी का जो यूनिट लिया जाता है उसे हमें कांस्टेंट होना चाहिए, उसे कांस्टेंट होना चाहिए। तो सेम उसी तरह रेडियन क्या है, एंगल का यूनिट है, तो इसलिए 1 रेडियन को क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट एंगल होना चाहिए। तो इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, तो प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक सर्कल लिया है इस तरह का, और जिसका सेंटर हमने मान लिया O मान लिया, ठीक है। और ये जो सर्कल का बाहरी सरकमफेरेंस है, इस सरकमफेरेंस पे हमने 2 पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट A और दूसरा पॉइंट B। अगर आपको इससे नहीं दिख रहा है तो मैं दूसरा, एक पॉइंट यहाँ पर हमने A ले लिया और दूसरा पॉइंट यहाँ पर B ले लिया, ठीक है। जनरली जो कि A से B तक की जो लेंथ होगी, ठीक है, यहाँ पर ये सर्कल पर ये जो लेंथ होगी ये क्या होगा आर्क। और अगर आपने इस सर्कल में ये जो रेडियस है इसको r लेंथ ले लिया और ये जो आर्क है इसको भी r लेंथ ले लिया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितने का बनेगा 1 रेडियन का मिलेगा। बाय डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा था ना, 1 रेडियन किसे कहते हैं कि किसी सर्कल में जितना रेडियस हो, जितने लेंथ की, और उतना ही आर्क हो, तो उस आर्क के कारण जो सेंटर पे जो सर्कल बनेगा, सॉरी एंगल बनेगा, वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। तो अब हम इसको ये प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले क्या सॉल्यूशन, कि लेट अ सर्कल विथ सेंटर O, एक सर्कल ले लिया सेंटर O से, और टेक अ पॉइंट्स कौन कौन A एंड B लाइज ऑन सर्कल। ये सर्कल पे दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो जब दोनों सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आपको रेडियस क्या मिलता है, रेडियस ये मान लेते हैं OA, रेडियस आपको OA हो गया जिसकी लेंथ R हो गई। साथ में आर्क हमने अगर जो लिया है वो आर्क कौन है, AB आर्क है, तो आर्क को हम लोग जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कर्व लाइन ऊपर शो करते हैं, और इसकी भी लेंथ हमने क्या ली है R ली है। अगर इन दोनों की लेंथ R है तो जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, वैसे फिलहाल यहाँ क्या आंसर बन रहा है AOB, तो एंगल AOB की वैल्यू कितनी होगी 1 रेडियन के बराबर होगी। तो यहाँ से एक चीज हमें मिला।
अब आगे हमें क्या करना है कि हमें ये प्रूव करना है कि टू प्रूव कि 1 रेडियन जो है एक कांस्टेंट एंगल है, कांस्टेंट एंगल है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो मैं आगे कंस्ट्रक्शन करूंगा। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, प्रोड्यूस OA टू एक P पॉइंट तक हमने बढ़ा दिया, कुछ इस तरह का, यानी OA लाइन को मैंने यहाँ P तक बढ़ा दिया। ठीक है, अब यहाँ P तक बढ़ाने से हुआ क्या है, हमारे पास एक तो सबसे पहले यहाँ से एक एंगल मिला हुआ है, एक एंगल नया जनरेट हुआ। कहाँ से, ये इनिशियल साइड हो गया आपका और ये वाला टर्मिनल साइड हो गया। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम ऐसे जाएं तो यहाँ एंगल आपका कितना 180 डिग्री बन रहा है, क्योंकि भाई स्ट्रेट एंगल पे 180 एंगल बनता है। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि एंगल AOP इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOP 180 डिग्री मिला और आर्क, किस आर्क के कारण 180 डिग्री मिल रहा है, तो आर्क A से लेकर के P तक है। तो आर्क बन गया क्या आपका AP, AP ने ही AOP को बनाया हुआ। ठीक है, अब ये जो हमें प्रूव करना है, इसको प्रूव करने के लिए पहले हमारे पास एक चीज क्या है, एक थ्योरम है 9th क्लास की, और वो थ्योरम क्या है कि सिंस वी नो द एंगल्स एट center of a circle are proportional to the arcs, यानी जो एंगल का, जो दोनों एंगल जो बना हुआ है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो दोनों आर्क के लेंथ के रेशियो के बराबर होगा। प्रोपोर्शनल कहने का मतलब यही होता है, प्रोपोर्शनल टू द आर्क। और किन आर्क ने, जिन आर्क ने वो एंगल वहां सबटेंड किया हुआ है, सबटेंडिंग देम। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसी को मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे कि प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। कौन प्रोपोर्शनल है, दोनों एंगल कौन कौन है, एक तो एंगल हो गया आपका एंगल AOB और दूसरा एंगल AOP। AOB यहाँ से यहाँ तक ये वाला और AOP यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला, दो एंगल है। और इनका रेशियो किसके बराबर होगा, जिन आर्क ने इनको सबटेंड किया है। तो एंगल AOB को किसके द्वारा सबटेंड किया गया है, आर्क AB द्वारा। तो आर्क को ऐसे लिखते हैं हम लोग, अपॉन में एंगल AOP जो यहाँ से यहाँ तक है, इसको किसने किया हुआ है, आर्क AP ने किया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। एंगल AOB की वैल्यू आपको पता है 1 रेडियन है, ठीक है, 1 रेडियन है। और एंगल AOP की वैल्यू जो है यहाँ देख रहे हैं कितनी, 180 डिग्री है। और यहाँ AB की जो वैल्यू है ये R के बराबर है। और यहाँ आप अगर देखें AP, तो AP यहाँ क्या कर रहा है, सर्कल का ये आधा हिस्सा है। और हम ये जानते हैं सर्कल का जो पूरा पार्ट जिसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं वो होता है आपका 2πr। और लेकिन हमको A से P तक ही निकालना है, मतलब कि पूरे सर्कल का हाफ है, तो यानी 2πr का हाफ कर देंगे। तो हाफ करेंगे, 2 से 2 कटेगा, क्या मिले बचा आपके पास, πr। यानी AP की जो लेंथ है इस आर्क की, ये कितनी है, πr है। r से r कैंसिल हो गया। हमें ध्यान दीजिए, हमको क्या प्रूव करना था, 1 रेडियन को कांस्टेंट प्रूव करना था। तो यहां से अगर मैं 1 रेडियन को सिर्फ यहीं रख दूं और ये सब जो चल गया वो 180 डिग्री उधर चला जाएगा आपका, 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर पाई नीचे ही रहेगा, 180 डिग्री यहाँ चला गया। तो यहाँ से आप क्या देखते हैं कि 180 डिग्री भी क्या है, कांस्टेंट है, और पाई भी क्या है, एक कांस्टेंट है। देयरफॉर 1 रेडियन इक्वल टू कांस्टेंट है। यहाँ पर कोई वेरिएबल वाला नंबर तो नहीं है, 180 डिग्री हमेशा 180 डिग्री रहने वाला है और पाई हमेशा पाई ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला ये वैल्यू कभी। अब ये चेंज नहीं होने वाला, ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये भी कांस्टेंट है, दोनों बराबर है। तो 1 क्या है, कांस्टेंट है। और इसका हम लोग रीजन यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस 180 डिग्री अपॉन पाई क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये फिलहाल आपका प्रूव हो चुका है। अब यहीं से थोड़ा सा अगर आप नोटिस करें कि यहीं से अगर आप देखें कि ये जो रिलेशन आपको यहाँ से मिला है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू
180 अपॉन पाई डिग्री। तो मैं इसी रिलेशन से एक आगे रिलेशन क्या निकाल देता हूँ, और इसका हम लोग आपको जरूरत भी पड़ेगा कि यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये यहाँ पर आ जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, पाई रेडियन। 1 रेडियन से ये पाई से मल्टीप्लाई होगा पाई रेडियन, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 को 180 डिग्री से करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री। मतलब एक रिलेशन जो कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, जो याद रखनी है आपको, क्योंकि डिग्री से रेडियन में चेंज करना होगा, रेडियन से डिग्री में जब चेंज करना होगा तो ये वाला रिलेशन काम आएगा। रिलेशन क्या याद रखनी है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और वो कैसे आया आपने यहाँ देख लिया है। तो यहाँ से दो बात, एक तो कांस्टेंट भी प्रूव हो गया, दूसरा हमको एक नया कंक्लूजन भी मिला कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन ये होता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ये आपका सर्कुलर सिस्टम था। अब आगे जो आप एंगल पे जो काम करोगे, मोस्ट ऑफ टाइम आप रेडियन को यूज करना है एज ए यूनिट के तौर पर एंगल के लिए। और अगर कभी डिग्री में दिया रहे या आपको अपनी सुविधा के लिए कि आप चेंज करना हो रेडियन से डिग्री में या डिग्री से रेडियन में, तो आप ये रिलेशन अप्लाई करेंगे। थैंक यू। फिर हमारे पास ये है कि द नंबर ऑफ रेडियन इन एंगल subtended by an arc of a circle at center is equal to arc upon radius। मतलब क्या कि किसी सर्कल में आर्क द्वारा जो एंगल बनाया गया हुआ है, उस एंगल को अगर रेडियन में चेंज करें तो उसका फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस होता है। इसको हम लोग बाय डायग्राम देखते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। सॉल्यूशन कि लेट अ सर्कल विथ सेंटर O, विथ सेंटर O हमने मान लिया, ठीक है। एक सर्कल है, इसमें सेंटर हम लोग डाल देते हैं, मान लीजिए यहाँ से इसका सेंटर हो गया, और इस सेंटर से मान लिया कि एक पॉइंट जो है ये A सर्कल पे आ रहा है, और एक दूसरा पॉइंट भी एक सर्कल पे आ रहा है यहाँ पर, पॉइंट B, ठीक है। यहाँ से भी O को मिला दिया गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है मान लो थीटा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि रेडियस जो है ये तो चलो मान के चल रहे हैं आर मान रहे हैं, लेकिन इसकी लेंथ हमको पता नहीं है। और एक और पॉइंट अगर हम सर्कल पे यहाँ पर ले लें, इसको मान लेते हैं P मान लेते हैं अगर हम, ठीक है। और A से P तक की जो आर्क की लेंथ है उतनी ही है जितनी रेडियस की। तो साफ तौर पे पता चल गया कि भाई इस एंगल की जो लेंथ होगी वो 1 रेडियन होगी। वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 रेडियन वही होता है जितना कि किसी सर्कल में जितनी लेंथ रेडियस की होती है उतना ही अगर आर्क ने लेंथ हो और उस आर्क ने जो एंगल सेंटर पे बनाया होगा वो 1 रेडियन का होगा। तो अब इसको आगे क्या करते हैं हम लोग, लेट पॉइंट A, P and B ऑन सर्कल पे पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से क्या क्या चीजें आपको मिली, तो सबसे पहले रेडियस मिला आपको, रेडियस जिसकी वैल्यू OA मान लेते हैं, ये आपका यहां से यहां तक रेडियस हो गया। इसकी लेंथ हम मान के चल रहे हैं R। फिर दूसरा चीज आपको क्या मिला, यहां से आर्क भी मिल रहा है, और आर्क कौन सा मिल रहा है भैया, AP आर्क बन रहा है। AP आर्क यहां से लेकर के यहां तक, और इस आर्क की लेंथ भी आपने R ली है, जिसके कारण देयरफॉर एंगल AOP, इस एंगल ने आर्क ने यहां पर कौन सा बनाया, एंगल AOP, और इसकी वैल्यू 1 रेडियन, ठीक है। फिर दूसरा जो पॉइंट B लिया हुआ है, तो B के कारण हम ये मान के चल रहे हैं कि एंगल AOB, यानी एंगल AOB क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू हमने कितनी, थीटा रेडियन ली है, ठीक है। ये थीटा रेडियन लिया हुआ है। उसके बाद जो आर्क यहाँ पर मिला हुआ है जिसके कारण ये एंगल AOB बना हुआ है, तो इसमें आर्क कौन सा बनेगा, यहाँ से B से लेकर के A तक बनेगा आपका, ये आर्क बनेगा। तो इस आर्क की जो लेंथ है वो AB है, ऐसे लिख देते हैं हम लोग, पर इसकी लेंथ हमें पता नहीं है, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, हमें वही थ्योरम लगाना है, ठीक है, जो हमने इससे पहले वाला थ्योरम लगाया था कि सिंस the angles at the center of
center of circle are proportional to arc जिन्होंने सबटेंड किया हुआ है, सबटेंडिंग देम किसके लिए यूज हो रहा है, एंगल्स के लिए यूज हो रहा है। तो प्रोपोर्शनल का मतलब आपको पहले भी मैंने बता दिया क्या होता है कि यहाँ पर जो एंगल्स का जो रेशियो होगा तो वो किनके रेशियो के बराबर होगा, लेंथ ऑफ आर्क जिन्होंने इन एंगल को सबटेंड किया है कहाँ पर, सेंटर ऑफ सर्कल पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एंगल ए ओ पी अपॉन में एंगल ए ओ बी। ए ओ पी ये वाला एंगल हो गया 1 रेडियन वाला, और ए ओ बी आपका ये वाला हो गया। और ये किसके बराबर होगा, तो ए ओ पी किस आर्क के कारण बना हुआ है, आर्क ए पी के कारण। ठीक है, और दूसरा जो है एंगल ए ओ बी जो बना हुआ है किस आर्क के कारण, ए बी आर्क के कारण बना हुआ है। तो ये ए बी आर्क हो गया आपका। अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एंगल ए ओ पी की वैल्यू 1 रेडियन आई हुई है, और एंगल ए ओ बी की वैल्यू ए ओ बी, इसको तो हम लोग कितना माना है हमने, थीटा रेडियन माना है। तो यहाँ पर आपका हो गया कितना, मैं यहाँ लिख देता हूँ थीटा रेडियन। ठीक है, इज इक्वल टू ए पी की वैल्यू, ए पी ये आर्क है तो इसकी वैल्यू तो हमने कितनी ली है, ए पी की आर ही ली है। तो यहाँ पर ए पी की जगह पर आर, और ए बी की वैल्यू हमें पता नहीं है तो ठीक है ये ए बी है, इसको अभी फिलहाल ऐसे रखते हैं। हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ रेडियंस इन एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय एन आर्क। तो वो एंगल जो बन रहा है वो कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है इस आर्क के कारण, और इसी थीटा को मुझे रेडियन में लाना है। तो थीटा कहाँ पर है भैया, यहाँ पर है। तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, थीटा को यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो थीटा रेडियन इंटू आर ये हो गया, और यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रेडियन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 रेडियन इक्वल टू ए बी आर्क। तो मुझे सिंपल सा क्या निकालना है, थीटा रेडियन बराबर निकालना है। तो थीटा रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, ये आर नीचे चला जाएगा यानी ए बी, और क्योंकि 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी ही आएगा। ठीक है, तो ए बी अपॉन में आर, ए बी क्या है, आर्क है, और इसकी पूरे की वैल्यू किस में निकलने वाली है, रेडियन में निकलने वाली है। और इसको और आगे मैं सॉल्व करूं तो थीटा रेडियन, ये ए बी क्या है, ये आपका आर्क है। कौन सा आर्क, वही आर्क है जिसने थीटा एंगल बनाया था, जो ये वाला एंगल बनाया था। तो ए बी क्या हो गया, ये आर्क हो गया, और आर क्या हो गया नीचे, ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो यानी देखो यहाँ से फॉर्मूला मिल चुका है कि द नंबर ऑफ रेडियन इन एन एंगल, यानी इस एंगल का, और कौन सा एंगल, जो सबटेंड किया गया है किसी आर्क ने, कौन से आर्क ने, ए बी आर्क ने, कहाँ पर, सेंटर पर। तो इसमें ये इसको रेडियन में जो बदलेंगे, या ये भी कह सकते हैं कि इसमें कितना रेडियन है, नंबर ऑफ रेडियंस, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क क्या लीजिएगा, जिस आर्क के कारण ये एंगल बना हुआ है, और दूसरा रेडियस, तो वो तो यूनिवर्सल है, पता ही आपको क्या रेडियस होगा। तो ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, यही तो जैसा कि आपको, तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस, तो हमने रिलेशन क्या सीखा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमने पढ़ा। और इस रिलेशन से हम देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 60 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन, तो हमें क्या, डिग्री से रेडियन में जाना है। तो एक जिसमें 2 रूल है, तो एक एक करके कर सकते हैं आप, या डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। पहले एक एक करके हम लोग सीख लेते हैं। हमें डिग्री से रेडियन में जाना है, तो इस वाले चीज में हम क्या करेंगे, डिग्री इधर लिखेंगे और रेडियन को RHS तरफ लिख लेंगे, क्योंकि जिसमें कन्वर्ट किया जाता है उसको RHS तरफ लिखा जाता है। तो 180 डिग्री को हम लोग ये लिख देंगे क्या, पाई रेडियन के इक्वल। ठीक है, देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री, and then finally we have to find 60 degree, then 160 degree is equal to pi upon 180 degree into 60।
तो 61 जा 60 एंड 63 जा 180, तो ये आपका क्या हो गया, π/3 रेडियन आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। और फिर फॉर्मूला से डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है आपका, कि अगर मान लीजिए किसी थीटा डिग्री को आपको किस में ले जाना है, रेडियन में ले जाना है, तो आप क्या करना, सीधा सा यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या था, 60 डिग्री को मुझे रेडियन में ले आना था। देखिए 60 डिग्री किससे मल्टीप्लाई हुआ है, पाई से हुआ, और नीचे में कितना आ गया 180। अगर मुझे थीटा को यहाँ ले जाना है तो क्या करूँगा मैं, कि थीटा को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, π/180 डिग्री से। यही चीज़ हुआ है थीटा, ये हो गया आपका 60 डिग्री थीटा, यानी 60 इसी को बदलना है, और ये पूरा आंसर किस में आएगा आपका, रेडियन में आएगा। तो ये जो फॉर्मूला है किस लिए है, जब आपको एंगल को डिग्री से कहाँ ले जाना हो, रेडियन में। ठीक है। उसी तरह एक दूसरा सवाल, अगर हमें क्वेश्चन ये दिया रहता कि π/4 रेडियन को आप किस में चेंज करो, डिग्री में चेंज करो। तो डिग्री में चेंज करना है तो सबसे पहले हम लोग ये चीज जानते हैं, ये रूल, सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इस बार मुझे डिग्री में ही ले जाना है, इसलिए इस बार डिग्री वाले को हमने RHS तरफ रखा है, इस तरफ रखा है। अगर हमको रेडियन में ले आना होता तो हम ये वाले को इधर लिखते और ये वाले को इधर लिखते, ये हमेशा याद रखिएगा। यहाँ से देयरफॉर 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री अपॉन में पाई हो जाएगा। तो फाइनली हमें निकालना किसका है, π/4 रेडियन को। तो π/4 रेडियन इज इक्वल टू, तो 1 का कितना आया है वह 180 डिग्री अपॉन पाई, और इनटू में π/4। ठीक है। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा आपका 4 1 जा 4, और यहाँ पर 4 4 जा 16 एंड 2 4 5, यानी कितना हो गया 45 डिग्री आ गया। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर कहाँ से कहाँ तक, रेडियन टू डिग्री। तो रेडियन टू डिग्री में आपने क्या देखा कि मुझे π/4 रेडियन को बदलना था। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि 180 डिग्री अपॉन पाई, और इनटू में हमने किससे मल्टीप्लाई किया, जिसको हमको रेडियन में बदलना था। देखिए यहाँ 180 अपॉन पाई तो है ही, और साथ में इसको किससे मल्टी किया है, जितना हमको दिया गया था, यानी मान लो यहाँ पर थीटा रेडियन दिया हुआ था। ठीक है, तो थीटा रेडियन को ये डिग्री में लाने का फॉर्मूला है। ठीक है। और अगर तो जैसे कि हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पल में इस बार हमें किसको चेंज करना है, 40 डिग्री और 20 मिनट को, 40 डिग्री एंड 20 मिनट को, इसको मुझे रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में कैसे बदलेंगे, जैसे हमने पिछले बार किया वैसे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि इन दोनों, ये जो अलग अलग सा थोड़ा टर्म दिख रहा है हमारा, एक डिग्री में और मिनट में, तो इन पूरे को मुझे डिग्री में करना होगा। तो 40 डिग्री तो ऑलरेडी डिग्री में पहले से है, 20 मिनट को मुझे डिग्री में लाना है। तो सबसे पहले 40 डिग्री और 20 मिनट को हम 40 डिग्री प्लस 20 मिनट भी लिख सकते हैं। तो ये तो डिग्री में ऑलरेडी है, बस मुझे इसको मिनट में बदलना है। अब मिनट और डिग्री में रिलेशन क्या होता है, तो अभी हमने पढ़ा क्या कि जब एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में चेंज किया जाता है तो हमें वहाँ से क्या मिलता है, 1 मिनट मिलता है। और अगर यहाँ से दोस्त क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर मिलेगा क्या 1 डिग्री, और यहाँ से क्या मिलेगा 60 मिनट। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गया मिनट और डिग्री के बीच का रिलेशन, कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और वी कैन से कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक है। और हमने उल्टा क्यों लिख दिया ऐसे, क्योंकि मुझे यहाँ पर पहले 20 मिनट को डिग्री में बदलना है, तो मिनट इधर रहेगा और डिग्री इधर रहेगा। और अभी हमने सीखा कि जिसको कन्वर्ट जिसमें ले जाया जाता है उसको इस तरफ ले जाया करते हैं, हमको इसको डिग्री में बदलना है, तो इसलिए डिग्री इधर और मिनट इधर। फिर 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, सिंस 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, देयरफॉर 1 मिनट इज इक्वल टू
1/60 डिग्री। एंड देयरफॉर फाइनली हमें क्या 20 मिनट्स इज इक्वल टू, तो 1/60 इंटू 20, तो ये आपका कितना हो गया 3 हो गया। तो कितना 1/3 क्या हो गया, डिग्री हो गया। तो फाइनली अब हम लोग लिख सकते हैं कि 40 डिग्री प्लस 20 मिनट इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 20 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3 डिग्री। तो इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास ये 4 3 120, तो 121/3 डिग्री मिल गया। अब यानी इस पूरे को हम लोग इतना डिग्री लिख सकते हैं। अब हमें बदलना है किसमें, रेडियन में बदलना है। तो सिंस हमको क्या रेडियन बदलना है, तो हम ये जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये हमने पढ़ा है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री, 1 रेडियन सॉरी। एंड देन हमें कितने का निकालना है 121/3 डिग्री इज इक्वल टू, तो 1 का इतना है तो इतने का कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180 डिग्री, सॉरी डिग्री ना लिखेंगे नहीं क्योंकि हमारा रेडियन में आने वाला है, तो इनटू तो 121/3। ठीक है, तो ये आपका फाइनली कितना हो जाएगा 121 पाई और एंड नीचे में आपका 540, 18 दिया 54। ठीक है, और ये किस में निकलेगा आपका रेडियन में निकलेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर, यानी 6 रेडियन को हमें डिग्री में निकालना है। तो सबसे पहले वही रूल क्या करेंगे सॉल्यूशन कि हमें क्या रेडियन से डिग्री में जाना है, तो हम क्या लिखेंगे सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये जानते हैं हम लोग। तो हमें 6 रेडियन को निकालना है, देयरफॉर 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में पाई, एंड देयरफॉर 6 रेडियन इज इक्वल टू, तो 180 डिग्री अपॉन पाई एंड इनटू में 6, तो ये आपका कितना हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, सबसे पहले हमको रेडियन को डिग्री में ले जाना है, तो हम क्या लिखेंगे सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई डिग्री, and finally we have to find 6 radian, then 6 radian is equal to 180 upon pi into 6 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी कितनी कि 18 6 108 एंड 10 अपॉन में पाई डिग्री आ गई। एक तो इसका आंसर यहाँ तक भी हो सकता है, या इसको और आगे अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे 1080 डिग्री और इसे आप खोलेंगे पाई को, तो क्या है 22 यहाँ आ जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। और जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या कहते हैं 0 और 8 7 जा 56 और 5 एंड 7 1 जा 7 और नीचे में आपका 22 डिग्री आएगा। और जब आप इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे डिवाइड करके, तो ये आपको मिलेगा 343 एंड 7/11 डिग्री। ठीक है, अगर मुझे इसको पूरा प्रॉपर डिग्री मिनट सेकंड में लाना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये जो पूरा ये वाला जो नंबर है इंटीजर यानी ये वाला डिग्री में, या इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि 2 एंड 1/3 है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं 2 + 1/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि देख लीजिए 3 × 2 6 एंड 1 7/3 ऐसे भी आ रहा है। और ऐसे अगर करेंगे तो यहाँ एलसीएम लेके करना पड़ेगा 3
यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 1 इंटू 3 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको 6 आ जाएगा, और यहाँ प्लस 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू भाई 7/3 आ सकती है। तो यानी इस तरह का जो भी नंबर लिखा रहता है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 343 डिग्री एंड प्लस 7/11 डिग्री। तो ये तो प्रॉपर 343 डिग्री में है ही। अब मुझे इसको किस में चेंज करना है, मिनट में चेंज करना है। तो सिंस क्या हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो यहाँ पर कितनी डिग्री है, 7/11 डिग्री है। तो देयरफॉर 1 डिग्री का पहले से निकला हुआ है तो हमको और आगे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम वो 7/11 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि यही फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये तो पूरा पूरा इंटीजर के फॉर्म में है, तो इसलिए इसको और आगे करना जरूरी नहीं, बस आगे बस प्लस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 7/11, ये किस में आएगा आपका, मिनट में आएगा, क्योंकि इधर मिनट में आ रहा है। तो इसको सॉल्व अगर हमने किया तो 67 जब 420/11 मिनट निकला। अब इस मिनट को अगर मैं प्रॉपर वे में लिखना चाहूँ तो इसकी वैल्यू जो है आपको वो मिलेगी क्या, 38 एंड 2/11। इसको डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं 11 को 420 से, तो आपको इतना क्या मिलने वाला है, ये इतना मिनट मिलने वाला है। और मैंने क्या बोला, इस तरह के नंबर को हम ऐसे भी कर सकते हैं 38 मिनट एंड प्लस 2/11 मिनट, दोनों आ गया मिनट में। चलो ये भी अब इंटीजर के मिनट, पहले डिग्री वाला इंटीजर के फॉर्म में आया था, अब मिनट वाला इंटीजर के फॉर्म में है। अब इसको हमको जो फ्रैक्शन के फॉर्म में मिनट है इसको अब सेकंड में चेंज करना है। तो सिंस 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। तो हमें कितना 2/11 को निकालना है, देयरफॉर 2/11 मिनट इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा हमारा 60 इंटू 2/11 सेकेंड हो जाएगा। और इसको जब अगर आप सॉल्व करेंगे तो 120/11 सेकेंड निकलेगा। और इसकी वैल्यू जो है, अब सेकेंड के और आगे हम नहीं जाएंगे हम, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर वैल्यू जो है वो 10.9 सेकेंड के फॉर्म में आती है, ठीक है। तो फाइनली जब हम अपना आंसर लिखेंगे, किसके बदले, हमारा फाइनल आंसर ये आया था जिसके बदले ये लिखा था, ठीक है, डिग्री में, तो क्या क्या आएगा 343 एंड 7/11 डिग्री बराबर क्या क्या आया। तो सबसे पहले ये प्रॉपर वे में 340 डिग्री है, फिर क्या आया आपको मिनट में 7/11 की वैल्यू जो है वो इतनी आई, जिसमें कि मिनट का अलग से आपने लिख लिया 38 मिनट, और फिर प्लस इसमें ये सेकंड वाला जो हिस्सा है, फिर इसको सेकंड में चेंज किया तो आपको 10.9 आया, जिसको हम लोग करीब करीब अप्रोक्स वैल्यू 11 सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, ये किसके बराबर आप निकाल रहे थे, 6 रेडियन बराबर, हेंस 6 रेडियन इज इक्वल टू 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड। तो इस तरह आपको प्रॉपर अलग अलग करके निकालना है, तो तब आप निकाल सकते हैं। एक बार दोबारा से हम लोग रिपीट कर सकते हैं कि 6 रेडियन को हमें डिग्री में बदलना था, तो हमने पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, हम ये जानते हैं। तो यहाँ से 1 रेडियन का निकाला, इतना आया, और 6 रेडियन को हमने डिग्री में बदल दिया। तो यहाँ तक भी आपका आंसर हो सकता था, लेकिन और अगर इसको एक्सपेंड करना है प्रॉपर मिनट सेकंड में अगर लिखने बोल दिया जाए तो कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया, पाई को खोल दिया, 22 यहाँ आएगा, 7 यहाँ चला जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे और फाइनली हमको ये मिलेगा। और जैसे कि हमने सीखा कि इस तरह के नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं डिग्री का एक प्रॉपर इंटीजर मिल चुका है, ठीक है। अब बचा ये वाला, यहाँ ये जो डिग्री है ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इसे मुझे प्रॉपर वे में लाना है, मिनट में चेंज कर देते हैं इसको, क्योंकि डिग्री के बाद मिनट ही आती है। तो सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 7/11, तो हमने यहाँ पर देखा तो इसकी वैल्यू ये भी आया। और यहाँ पर भी पूरा पूरा वैल्यू नहीं निकला, इंटीजर के फॉर्म में तो निकला, लेकिन फिर से ये वाला हिस्सा साथ में जो है 2/11 ये फ्रैक्शन के फॉर्म में मिनट निकल रहा है। तो जिस तरह यहाँ पर डिग्री में 7/11 निकला था और इसको हमने फिर से यहाँ किया, जिसका मिनट में एक प्रॉपर वैल्यू इंटीजर के फॉर्म में 38 मिनट निकला, अब इसको हम क्या कर देंगे, सेकंड में चेंज कर देंगे। तो सेकंड के बारे में भी हम जानते हैं कि सिंस 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड,
तो हमारे पास कितना मिनट को चेंज करना है, 2/11 मिनट को सेकंड में चेंज करना है, तो 60 इंटू 2/11 और इसको करके इतना आया, जो अप्रोक्स वैल्यू हम लोग इसको 11 सेकंड बोल सकते हैं। तो यहीं पर आप ध्यान से देख लीजिए कि 340 डिग्री ये आ गया, फिर 2/11 है, इसके बदले ये लिख दिया, और फिर 2/11 में भी जो एक्स्ट्रा पार्ट ये आ रहा था वो 11 के बराबर हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पर हम लोग कुछ क्लॉक रिलेटेड प्रॉब्लम पे काम करेंगे। क्लॉक से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है, जैसे कि फर्स्ट, द एंगल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव डिजिट इन क्लॉक इज 30 डिग्री। ठीक है, क्लॉक में किसी भी 2 डिजिट के बीच का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, यानी 12 और 1 के बीच में एंगल देख लीजिए आप, कितना होगा ये 30 डिग्री, लगातार नंबर है। या 2 और 3 के बीच में देख लीजिए आप, ये कितना होगा आपका 30 डिग्री होगा। या 3 और 4 के बीच में देखिए, ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। लेकिन होगा ये कैसे, क्यों होगा? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो पूरा क्लॉक है ये सर्कुलर है, और सर्कुलर में बीच में एक पॉइंट है, तो और इसके चारों ओर जो एंगल बनेगा एक रोटेशन, एक रिवॉल्यूशन पे, वो कितने का बनता है 360 डिग्री का बनता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 30 डिग्री कैसे आया किसी भी 2 लगातार डिजिट के बीच का एंगल। तो अगर आप पूरे वॉच को अगर आप देखें तो इसमें हम लोग कितने पार्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ से एक पार्ट ये हो गया फर्स्ट, सेकंड ये हो गया, थर्ड पार्ट 3 पे आ जाएगा, फोर्थ पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, फिफ्थ पार्ट यहाँ आ जाएगा, सिक्स्थ पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, सेवन्थ पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, और 8th पार्ट यहाँ पर, 9th यहाँ पर, 10th ये आपका है, और 11th ये है। 9, 10, 11, 12, यानी टोटल घड़ी में कितने पार्ट्स हैं, एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक, दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक, तीसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक, किसी भी 2 लगातार नंबर के बाद। तो सिंस 12 पार्ट्स मेक्स 360 डिग्री, देयरफॉर वन पार्ट्स मतलब कि एंगल बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स ऑफ क्लॉक। तो ये कितने के बराबर होगा, तो 1 पार्ट यानी 360 डिग्री अपॉन में 12, तो ये कट के आपका 30 डिग्री आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट वाले पार्ट का एक्सप्लेनेशन हो गया। सेकेंड पार्ट इसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है, सेकेंड पार्ट इन्होंने क्या बोला है कि द आर हैंड रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन 1 आवर। यानी घंटे वाली जो सुई है, घंटे वाली सुई कौन सी है, ये वाली आपकी जो सबसे छोटी होती है, आर हैंड हो गया ये। ठीक है, और ये आर वाला हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री कवर करता है। तो सबसे पहले तो ये सुई 1 घंटा कब कवर करेगी, जब ये 10 से 11 हो जाएगा, तो यानी यहाँ का जो एंगल होगा वो कितना होगा 30 डिग्री। और अभी हमने पढ़ा कि किसी भी 2 लगातार नंबर के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, ये आपका 30 डिग्री का बनता है। तो यानी ये भी क्या है कि 1 घंटा तभी करेगा ना। हाँ, अगर 2 घंटे की बात करते या 3 घंटे की बात करते, मान लो कि पहला घंटा यहाँ पर हुआ, फिर दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 30 बनेगा और यहाँ पर भी 30, यानी 60 हो गया। अगर 3 घंटे होता तो कितना 30 और फिर यहाँ 30, तो कितना 90 डिग्री बन जाता, एक क्वाड्रेंट बन जाता। तो इस तरह से हम लोग कितने भी आर का निकाल सकते हैं। कंसेप्ट समझना, फिर इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आप बना सकते हैं। सेकंड भी आ गया। अब थर्ड इसमें क्या बोला गया है कि द मिनट हैंड रोटेट्स द थ्रू 6 डिग्री 1 मिनट। अब थर्ड पार्ट इन्होंने क्या बोला है कि द मिनट हैंड रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 6 डिग्री इन 1 मिनट। यानी मिनट का हैंड जो है वो एक मिनट जो रोटेट करेगा। तो तीसरा क्या है आपका कि द मिनट हैंड रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इन 1 मिनट। यानी मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में 60 डिग्री का एंगल कवर करती है। तो सबसे पहले मिनट की सुई कौन सी है, जो मीडियम साइज की होती है, तो ये आपकी मिनट की सुई है, मिनट हैंड आपका ये वाला है। अच्छा, ये 1 मिनट कब कवर करेगा, जब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाएगा, यानी यहां पर आ जाएगा, यहां से
यहाँ पर आ जाएगा ये छोटा सा एंगल जो दिख रहा है आपको। अब यार ये छोटा छोटा एंगल निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम क्या नोटिस करते हैं, किसी भी दो नंबर के बीच में गैप कितना होता है, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 हो गया। कितना गैप हुआ, 1 2 3 4 और यहाँ 5 गैप हो गया। तो अच्छा 1 और 2 के बीच में टोटल एंगल कितना होता है, हम ये जानते हैं कितना, 30 डिग्री। और ये कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, 5 पार्ट्स में बटा हुआ है। तो सिंस 5 पार्ट्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि देखिए दो डिजिट के बीच में ये जानते हैं एंगल कितना होता है, 30 डिग्री का होता है कंजुगेटिव, और दो कंजुगेटिव डिजिट के बीच में गैप कितना होता है, 5 पार्ट्स का होता है। आप काउंट करके देख सकते हैं, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा यहाँ हो गया। कैसे भी आप काउंट कर सकते हैं आप। तो 5 पार्ट्स इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर वन पार्ट इज इक्वल टू 30 डिग्री अपॉन 5, यानी कितना हो गया आपका 6 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मिनट की हैंड 1 मिनट में कितना रोटेट करती है, 6 डिग्री। और यही चीज सेम फॉर किसके लिए होगा, सेकेंड हैंड के लिए भी होगा, कि एक सेकंड कब बढ़ेगा आगे, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, यानी एक पार्ट बनेगा। और पूरे के बीच में कितना पार्ट होता है, 5 पार्ट होता है। तो यानी यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि द सेकेंड हैंड यानी सेकेंड वाली सुई rotates through an angle of 6 डिग्री in 1 सेकेंड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड वाला है तो 1 सेकंड में 6 डिग्री करेगा, मिनट हैंड है तो 1 मिनट में 6 डिग्री करेगा, और आर वाला है तो 1 घंटे में वो 30 डिग्री करेगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री। और इससे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें यह दिया गया है, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हाउ फार डज इट्स टिप्स मूव इन 40 मिनट। मतलब क्या है कि किसी घड़ी में एक मिनट की जो सुई है उसकी लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपको ये मिनट की सुई है और इसकी लेंथ जो है 1.5 सेंटीमीटर है। तो ये बोला गया है कि ये 40 मिनट में जो मिनट की जो टिप है, यानी ये जो लास्ट पॉइंट है, 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। मान लेते हैं कि ये 40 मिनट में, मान लो कि यहाँ पर आ गया, मान लेते हैं ऐसा। तो यहाँ से यानी 2 से लेकर के कहाँ तक, 8 तक आने में इसको 40 मिनट लगा। ठीक है, तो हमें यही दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी। और इस तरह की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो यानी हमें फाइनली क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो इसको निकाल। अब लेंथ ऑफ आर्क जो होता है, और इसमें जो रेडियस की भी लेंथ दी गई है, तो लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और टाइम दिया हुआ है कि 40 मिनट में कितना होगा। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का एंगल निकाल लूंगा कि 40 मिनट में कितना एंगल बना है, तो हमारे पास एक थीटा भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आर्क की लंबाई चाहिए और रेडियस दिया हुआ और थीटा निकल ही जाएगा 40 मिनट की मदद से। तो ये 3 चीज़ों से रिलेटेड एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ रेडियन इन एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय आर्क्स, वो किसके बराबर होता है कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो यही फॉर्मूला यूज करके हम लोग आर्क की लेंथ निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें 40 मिनट में ये निकालना होगा कि इसने कितना एंगल कवर किया है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या डालेंगे कि सिंस मिनट हैंड कवर्स इन 1 मिनट कितना एंगल, 6 डिग्री एंगल। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल कवर करता है, तो कितना मिनट चला है वो, 40 मिनट चला है। तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा वो, तो 60 डिग्री इंटू 40, तो ये आपका हो गया कितना, 240 डिग्री। 240 डिग्री हो गया। लेकिन यार हमने यहाँ पर पढ़ा था क्या, थीटा जो होता है रेडियन में होता है, तो मुझे इसको रेडियन में चेंज करना होगा। तो रेडियन में चेंज करने का डायरेक्ट फॉर्मूला या एक एक करके आप कर सकते हैं। तो क्या पढ़ा था हमने, सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर
1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। और हमें निकालना है कितने का है, कितना एंगल कवर किया है 40 मिनट में, 240 डिग्री। तो 240 डिग्री इसके बराबर क्या हो जाएगा, पाई रेडियन अपॉन 180 इंटू 240। तो 0 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो ये आपका हो गया 4 पाई रेडियन अपॉन में 3। तो रेडियन में निकल गया, यानी ये क्या है आपकी थीटा की वैल्यू है। ठीक है, नाउ हमको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। तो हम ये जानते हैं कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस होता है। तो यहाँ पर थीटा की ये वैल्यू हमारी कितनी निकली है, 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। तो ये हो गई आपकी 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। और आर्क की लेंथ तो हमें निकालनी ही है, तो आर्क को एज इट इज रख देंगे। और रेडियस की लेंथ जो कि मिनट हैंड की जो लंबाई है, ध्यान से देखें तो ये लंबाई एक तरह से रेडियस की तरह काम कर रही है, इसके लिए सर्कल के लिए ये लंबाई। तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर्क की लेंथ अगर मैं निकालूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आर्क की लेंथ है, अब ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आर्क की लेंथ भी किस में निकलेगी, सेंटीमीटर में निकलेगी। तो आर्क इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहाँ पर 3 आर्क आ गया, और यहाँ से इसको किया तो 6 पाई रेडियन आ गया। 1.4 इंटू 4 6 हो गया। अब यहाँ से देयरफॉर आर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 पाई अपॉन में 3, यानी कितना हो गया आपका 2 पाई। और 2 पाई इसमें सेंटीमीटर में, यानी क्या हो गया आपको डिस्टेंस कवर्ड इन 40 मिनट बाय मिनट हैंड कितने के बराबर होगा। तो ये दिया, ये डायरेक्ट लिख दीजिए, या इसको और पॉइंट में करना है तो कर लीजिए। 2 इंटू और पाई की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम लोग 3.14 ले लेंगे, और ये पूरा किसमें आएगा सेंटीमीटर। तो कितना आंसर आ गया हमारा 6.28 सेंटीमीटर। ये है हमारा आंसर कि अगर किसी मिनट हैंड की लेंथ 1.5 सेंटीमीटर है तो 40 मीटर में इतनी दूरी कवर करेगा। तो आपको ऐसे सवाल को बनाना है। सोचना कैसे है कि हमें दिया हुआ था ये, तो ये एक तरह से देख रहे हैं आप, ये रेडियस की तरह दे सकते, ये मान सकते हैं। तो रेडियस आ गया 40 मिनट में ये कितना कवर करेगा। तो 40 मिनट में ये जो दूरी है आपकी, ये एक तरह से क्या हो गई आर्क हो गई, और इस आर्क के कारण यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। अब ये जो एंगल बन रहा है ये कितने का बनेगा, तो ये कैसे पता करेंगे 40 मिनट में कितना एंगल बनाएगा। तो वो रिलेशन जानते हैं कि मिनट हैंड जो है 1 मिनट में कितना कवर करता है 6 डिग्री, तो 40 मिनट में 240 डिग्री। तो चलो एंगल तो पता चल गया, लेकिन किसी आर्क, ये पूरा क्या है यहाँ से ए से ये बी तक, यानी 2 से मान लो 8 तक, ये जो आर्क बना है इसने यहाँ सेंटर पे एक एंगल बनाया हुआ है। इस सेंटर पे जो एंगल बनाया हुआ है, ठीक है, ये हमारा 40 मिनट में कितना 240 डिग्री आया। इसी को हमने क्या किया रेडियन में चेंज कर दिया। रेडियन में चेंज करने की जरूरत क्यों थी, क्योंकि हमें इस आर्क की लेंथ निकालनी थी, रेडियस की लेंथ हमको दी गई थी, ठीक है, और एक तरह से हमें थीटा भी पता था, बस ये डिग्री में था, रेडियन में नहीं था। तो हमने रेडियन में इसको चेंज कर दिया, रेडियन में इसको यहाँ पर हमने चेंज कर दिया, जो थीटा की वैल्यू निकली, और फिर हमने इसको रिलेशन में बिठा दिया कि सिंस थीटा रेडियन इज इक्वल टू ये होता है, और यहाँ से हमने क्या किया आर्क की वैल्यू निकाल दी। आर्क जनरली क्या है, ये 40 मिनट में जो मिनट की सुई ने दूरी तय की है, इस लेंथ को कवर किया, तो ये लेंथ किसकी है आर्क की। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ गया। थैंक यू।